अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पे जाने से पहले थोड़ा सा हम इसका ओरिजिन देखते हैं कि आखिर पीरियोडिक टेबल आया कहाँ से, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि मॉडर्न केमिस्ट ने एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा थे, उनको अपनी फैसिलिटी के लिए सिंबल्स के तौर पे लिखना शुरू कर दिया था। यूनिक सिंबल यूज़ किए गए थे हर एलिमेंट के लिए, और ये जो सिस्टम बनाया था जिसने वो जॉन्स जेकब ब्रेजिलियस ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन केमिस्ट एलिमेंट के सिंबल्स तो बनाए थे, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनके पास सिंबल को याद करना मुश्किल हो रहा था अपनी केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने क्या कर दिया, इन एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो एलिमेंट थे उनको स्पेसिफिक फॉर्म में इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक फॉर्म, टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और इन टेबल्स को नाम दे दिया पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल है क्या। पीरियोडिक टेबल हमारे पास रोज एंड कॉलम से बनाया गया था, एलिमेंट्स को रोज और कॉलम में अरेंज किया गया था, और इस अरेंजमेंट के बेसिस पे जो टेबल ड्रॉ हुआ उसे पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। अब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया थ्रू केमिकल सिंबल से। सिंबल यूज किए थे, जैसे कार्बन के फॉर्म को, कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स को सिंबलेटेड फॉर्म में यूज करने के साथ इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया गया कि जो टॉप मोस्ट पे है एटॉमिक मास से, और ये मास हमारे पास मिलके बना है, जो प्रीवियस स्लाइड्स में भी हम बता चुके हैं लेक्चर्स में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिलके एटॉमिक मास बनाते हैं। और बॉटम पे एलिमेंट के सिंबल के बॉटम पे जो लिखे होते हैं वो है एटॉमिक नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्रेजेंट करता है एलिमेंट में। एग्जांपल में हमारे पास कार्बन जिसका 12 है एटॉमिक मास और 6 है इसका एटॉमिक नंबर। अब पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास होती हैं रोज जो कि पीरियड्स कहलाती हैं, और कॉलम्स को ग्रुप का नाम दिया गया है। यहाँ एग्जांपल में आपके पास पिक्चर फॉर्म में पीरियोडिक टेबल को किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन पीरियोडिक टेबल को बनाते हुए जो डिफरेंट लॉज थे प्रपोज किए गए, उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो था हमारे पास लॉ है डॉबनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। यहाँ क्या थे कि साइंटिस्ट और केमिस्ट ने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट करते गए, और डॉबर जो कि जर्मन साइंटिस्ट था 1820 में, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इनटू ट्राइड्स में। डिफरेंट उसने ग्रुप्स लिए और उन ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स लेते हुए असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया, और असेंडिंग ऑर्डर्स में उसने ये कर दिया कि सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को एक साथ कर दिया, और अरेंजमेंट उसने ऐसे की कि एटॉमिक नंबर जो था, एटॉमिक मास जो था, फर्स्ट वन लोएस्ट और हाईएस्ट का जब एवरेज लिया गया तो वो मिड वाले एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास के मुताबिक हो। जैसे एग्जांपल है हमारे पास लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 और पोटेशियम का है 39.10, और जब इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज जब लिया गया वो 23.02, जो कि ऑलमोस्ट सोडियम के करीब था। तो डॉबर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स इस फॉर्म में उसने तमाम एलिमेंट जितने नोन थे उनको यूं अरेंज कर दिया। देन हमारे पास आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स अन इंग्लिश साइंटिस्ट, उसने 1865 में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स की लॉ के मुताबिक जब उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जब अरेंज किया तो हमेशा 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से सेम थी, तो इसलिए इसने नाम दे दिया ऑक्टेव। ऑक्ट मीन्स 8 पोजीशन।
तो जब तक न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उस वक्त 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में कोट किए हैं, जैसे लिथियम हमारे पास नंबर 1 है और सोडियम पोजीशन नंबर 8 पे आया है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हैं, दोनों के दोनों हमारे पास मेटल फॉर्म में है। नेक्स्ट फिर पोटेशियम सोडियम के 8th पोजीशन पे था, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मतलब प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट की सेम है। लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम तीनों की तीनों हमारे पास मेटल हैं। अब देखते हैं चंद लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फर्स्ट वन है कि ये लॉ जो सिर्फ और सिर्फ कैपेबल था कैल्शियम के एलिमेंट तक, क्योंकि कैल्शियम से पहले तक जितने एलिमेंट थे वो तो फुलफिल कर रहे थे इस यूनिट को, लॉ को, लेकिन कैल्शियम के बाद जितने एलिमेंट्स आए वो इस लॉ को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सेकेंड लिमिटेशन है कोबाल्ट एंड निकल अंडर द सेम स्लॉट, कि कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में रखा गया था, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज मेटल होने की बेसिस पे फ्लोरीन और क्लोरीन क्योंकि गैस इन नेचर है इनसे टोटली चेंज था, जो कि ये न्यूलैंड्स लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड कि आयरन को जो प्लेस किया गया था उसकी प्रॉपर्टी, आयरन की प्रॉपर्टी सेम है कोबाल्ट और निकल की तरह, लेकिन इसे सेपरेट ग्रुप में रखा गया था कोबाल्ट और निकल से बिल्कुल अलग। और ये पॉइंट न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो अब तक जो डिस्कवर एलिमेंट्स उन तक के लिए बनाया हुआ गया था, लेकिन फर्दर जो कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे इस लॉ के बाद जो डिस्कवर हुए थे वो इस लॉ के पैटर्न को फुल अप नहीं कर पा रहे थे। मीन्स कि उन एलिमेंट्स के लिए कोई प्लेस इस पीरियोडिक टेबल में नहीं था। आफ्टर दैट मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया इन 1869 में। मेंडलीव रशियन केमिस्ट था और साथ में एक टीचर था। उसने एटॉमिक टेबल पब्लिश कर दिया अपने एलिमेंट का, और यहाँ उसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को टेबल में और ऑर्डर दिया था एटॉमिक मास की बेसिस पे, और इसने इसे नाम दे दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स थे और हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स का नाम दे दिया। ये पीरियोडिक टेबल यूजफुल था और बहुत सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स सिस्टमैटिक वे में अरेंज थे, तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद कर तो है बाकियों को भी रीजन रीड करना आसान हो गया था, रिमेंबर, क्योंकि इनको याद करना साइंटिस्ट के लिए आसान था। और बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल मेंडलीव कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में चंद ब्लैंक छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने अनडिस्कवर्ड जब तक एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज के लिए एडवांस में ब्लैंक छोड़ दिए। और it was possible to element to put inert gases at the last group of elements without disturbing the rest of the table। और यहाँ पे inert gases के लिए एक अलग से ग्रुप लास्ट में बना दिया, जो कि बीच में तब किसी भी एलिमेंट के ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की चंद लिमिटेशंस थी, जिसमें से फर्स्ट वन है कि नो फिक्स पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए कोई खास स्पेस और जगह उसने मेंडलीव नहीं बता पाया। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी अकोमोडेटेड विद इन द टेबल। आइसोटोप्स की पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे मेंडलीव का टेबल बना है एटॉमिक मास की बेसिस पे और आइसोटोप्स हमारे पास एटॉमिक मास के डिफरेंस पे आती है, तो ये चीज़ें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। In some cases, elements were not placed in increasing order of their atomic mass। जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मास के इंक्रीज बेसिस पे अरेंज नहीं किया, जैसे कि ट्रिलियम एटॉमिक मास 127 है, जो कि राउंड ऑफ करके 128, और आयोडीन 126.9 राउंड ऑफ की फॉर्म में 127। हालांकि आयोडीन को पहले होना चाहिए था, लेकिन आयोडीन की पोजीशन ट्रिलियम के बाद रखी गई थी, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाई नहीं था। और इन सम केसेस डिसिमिलर एलिमेंट्स वर ग्रुप टुगेदर, और कुछ जगहों पे ये भी देखा गया कि डिसिमिलर एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टी सेम ही थी फिर भी उनको एक ही ग्रुप पे रखा गया।
जैसे कि कॉपर की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी तमाम मेंबर से डिफर थी, लेकिन इसके बावजूद कॉपर को इन्हीं ग्रुप नंबर 1 में बाकी एलिमेंट्स के साथ रखा गया था। आफ्टर दैट न्यू पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था हेनरी मॉसले ने। 1930 में इंग्लिश फिजिस्ट था, उसने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया था। उससे पहले जितने भी थे पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास को प्रेजेंट करते, लेकिन मॉसले ने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाया था और एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और ये इसने अरेंजमेंट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्कवरी के साथ किया कि उसने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन डिस्कवर किए और इन्हीं के तमाम एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स, जो कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट करती हैं, इस बेसिस पे उसने तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए और उन्हें अरेंज कर दिया तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, और यूं उसने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन कर दी। पीरियोडिक टेबल में जैसे मॉसले की केसेस में ट्रिलियम और आयोडीन की पोजीशंस चेंज थी, लेकिन यहाँ इसने क्या कर दिया, इन दोनों को जस्टिफाई कर दिया और आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज हैलोजन से रिजेंबल कर रही थी, तो इससे इनकी पोजीशन क्लोरीन फ्लोरीन के साथ ही एडजस्ट कर दिया था। ओके डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।